सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 16। सो जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोगों ने इससे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 से लेके पार्ट 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जाके पार्ट 1 से लेके पार्ट 15 तक जरूर देख लेना, क्योंकि हर एक पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% के ऊपर चांसेस है कि यही इडियम्स आपके एग्जाम में कॉमन आए, तो मिस अपने रिस्क में करना, क्योंकि जितना भी एग्जाम्स है, जैसे करंटली स्नैप हुआ, स्नैप में भी कॉमन आया था। मैं जो बोलता हूं वो होता है, तो प्लीज मिस मत करना, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आगे आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर या इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिस ना करें। एंड एक चीज मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको एक भी इडियम्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ मेरे साथ इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हर एक इडियम्स आपके दिमाग में छप जाएगी, ये मेरा गारंटी है, अभिषेक सर का गारंटी है, अल्टीमेट सक्सेस का गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है एट ए स्नेल स्पेस। एट ए स्नेल स्पेस, कोई मीनिंग मत देखो, सोचो क्या बोल रहा है। स्नेल की तरह चलने को बोल रहा है, स्नेल के स्पेस में चलने को बोल रहा है। तो स्नेल कैसे चलता है? सोचो, सबके दिमाग में स्नेल आना चाहिए, नहीं तो पिक्चर देखो, मीनिंग मत देखो, पिक्चर देखो। स्नेल कैसे चलता है? सोचो, बहुत ही धीरे धीरे चलता है, बहुत ही स्लोली चलता है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? मूव्स वेरी स्लोली, मूव्स वेरी स्लोली। तो आपके दिमाग में तो छप जाना चाहिए ना, एट ए स्नेल स्पेस मतलब क्या है? स्नेल की तरह चलना। स्नेल कैसे चलता है? बहुत ही स्लोली चलता है। तो अगर आपको इडियम्स आता है एट ए स्नेल स्पेस, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए स्नेल कैसे चलता है? बहुत ही स्लोली चलता है। तो इसका मतलब क्या है? मूव्स वेरी स्लोली। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बी इन ए टाइट कॉर्नर। बी इन ए टाइट कॉर्नर, इसका मतलब क्या होता है? इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना। तो सोचो इसको कैसे याद रखना है, सोचो, अपने आप को सोचो। बी इन ए टाइट कॉर्नर, आप कोई टाइट कॉर्नर में फंस गए हो, अब निकल नहीं पा रहे हो, तो उस टाइम में आपका सिचुएशन क्या होगा? उस वक्त में आपका सिचुएशन क्या होगा? एक बार सोचो, आप एक टाइट कॉर्नर में फंस गए हो, आप एक टाइट कॉर्नर में फंस गए हो। जैसे ये पिक्चर में देखो, ये टाइट कॉर्नर में आप फंस गए हो और गाड़ी में जो बैठे हुए हो इंसान है वो आप हो। अब इस जगह से कैसे निकलोगे? सोचो, एक बार सोचो, पिक्चर को अच्छी तरह से देखो। आप एक टाइट कॉर्नर में फंस गए हो तो आपका सिचुएशन क्या होगा? बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होगा। इमेजिन करो, जितना इमेजिन करोगे उतना याद रखेगा, रट्टा मत मारो। सोचो, आप एक टाइट कॉर्नर में फंस गए हो, आप निकल भी नहीं पा रहे उस टाइट कॉर्नर से, आप पूरा फंस गए हो। तो उस टाइम में आपका सिचुएशन क्या होगा? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होगा ना, निकल भी नहीं पा रहे हो तो सिचुएशन क्या होगा? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होगा। तो बी इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आई होप आपके दिमाग में छप गया होगा। ये गाड़ी में जो इंसान बैठा हुआ है ना, इसके बारे में सोचो कि वो आप हो, गाड़ी में बैठे हुए हो, इमेजिन करो। आप निकल भी नहीं सकते क्योंकि आप फंस गए हो, तो आपका सिचुएशन क्या हो गया? बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, बहुत ही गंदा सिचुएशन में आप फंस गए हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्राई फॉर द मून। क्या है क्राई फॉर द मून? कोई मीनिंग मत देखना, खुद से सोचना है। क्राई फॉर द मून, तो क्राई फॉर द मून मतलब क्या होता है? चांद के लिए रोना। सोचो, बच्चे लोग क्या करते हैं? मम्मी के गोदी में बैठ के रोता है, मेरे को चंदा मामा चाहिए, मम्मी मेरे को चंदा मामा चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। बच्चे लोग करता है या नहीं करता है? करता है ना, मम्मी मेरे को चंदा मामा चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। करता है या नहीं करता? करता है ना। बट असल में मम्मी क्या उस चांद को दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। तो बच्चा क्या मांग रहा है? आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज मांग रहा है। मम्मी मेरे को चंदा मामा चाहिए। तो मम्मी क्या चांद को दे सकता है? बच्चे को नहीं दे सकता है। बच्चा क्या करता है? आस्क फॉर इम्पॉसिबल, एक इम्पॉसिबल चीज मांगता है कि मेरे को चंदा मामा चाहिए। बट असल में क्या ये पॉसिबल है?
नहीं पॉसिबल है ना, तो क्राई फॉर द मून। सब सोच लो कि बच्चा मम्मी के गोदी में बैठ के रो रहा है, मम्मी अब मम्मी मेरे को चंदा मामा चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। चिल्लाता है बच्चे, रोता है मेरे को चंदा मामा चाहिए। बट असल में मम्मी क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि वो देना इम्पॉसिबल है। तो क्राई फॉर द मून का मतलब क्या है? बच्चा एक इम्पॉसिबल चीज मांग रहा है, एक इम्पॉसिबल चीज मांग रहा है। तो क्राई फॉर द मून का मतलब क्या हो जाएगा? अक्स फॉर इम्पॉसिबल, अक्स फॉर इम्पॉसिबल। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं, और आपको हर एक चीज दिमाग में छप जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या होता है? टू ब्रेक द साइलेंस। इस चीज को आप दो तरह से याद कर सकते हो, तो मैं दो तरह से आपको इमेजिन करना सिखाऊंगा। तो सुनो, अच्छी तरह से सुनो। टू ब्रेक द आइस, एकदम पहला है सिंपल तरीका। क्या बोल रहा है? टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या होता है? टू ब्रेक द साइलेंस। तो सोचो, एक आइस का टुकड़ा है, आप अगर उसको ब्रेक करते हो तो क्या होगा? फटाक से आवाज होगा, मतलब साइलेंस टूट गया। साइलेंस टूट गया, अगर आवाज आएगा मतलब साइलेंस टूट गया। एक बड़ा आइस का टुकड़ा है, उसको आप दम करके मारोगे तो क्या होगा? टक करके आवाज होगा, दम करके आवाज होगा तो क्या होगा? आवाज आ जाएगा, साइलेंस टूट जाएगा। तो टू ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है? टू ब्रेक साइलेंस। और एक चीज से आप याद कर सकते हो कि ऑफिसेज में या कहीं पे भी अगर आप नए जाते हो तो आपके साथ आइस ब्रेकिंग सेशन होता है। जब कोई ऑफिस बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर करता है, उन लोग को इंडक्शन में लेके जाता है, ताकि उन लोग को आइस ब्रेकिंग सेशन होता है। क्यों होता है? ताकि एक दूसरे को लोग जान पाए। ताकि बहुत लोग इगोइस्टिक होता है, पहले जाके बात नहीं कर सकते, इसीलिए ऑफिसेज में जब न्यू हायरिंग करता है, लोगों को इंडक्शन प्रोग्राम में लेके जाते हैं, ताकि एक दूसरे से लोग बात करें, लोग एक दूसरे को जान पाए, ताकि उन लोगों के अंदर जो साइलेंस था वो ब्रेक हो जाए। इसलिए इस चीज को आइस ब्रेकिंग सेशन बोलते हैं। जब लोग नए नए लोगों से मीट करता है, बात करता है, तो इसका मतलब क्या है? टू ब्रेक साइलेंस। तो आप दोनों तरह से याद रख सकते हो। मैं जो पहला वाला बोला ये मेरे मन का बात है, और ये तो याद रखना ज्यादा आसान है। टू ब्रेक द आइस मतलब टू ब्रेक साइलेंस। एक बड़ा सा आइस का टुकड़े को अगर दम करके मारोगे हैमर से तो क्या होगा? टक करके आवाज होगा, या दम करके आवाज होगा, मतलब जो साइलेंस था वो टूट गया, आवाज आ गया, मतलब टूट गया साइलेंस। समझ में आ गया? इमेजिन कर लिए। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? टू ब्रेक साइलेंस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो इसको आपको कैसे याद रखना है? अच्छी तरह से सुनो और इमेजिन करो। आप में से बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, ठीक है? एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? आपका हाथ देखता है। हाथ क्या ऐसे देखता है क्या? हाथ को तो रीड करता है ना। क्या रीड करता है? आपका हाथ का जो लाइन है वो रीड करता है। आप अगर देखोगे आपके लाइन के बारे में आपको समझ में आएगा। आप लोग एक बार अपना हाथ देखो, सब मिलकर हाथ देखो। ये जो लाइन है इसको आपको समझ पा रहे हो? नहीं पा रहे हो ना। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? ये आपका हाथ का लाइन देख के उसके अंदर जो हिडन मीनिंग लिखा है उसको अंडरस्टैंड करता है और आपका फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स, तो आपके हाथ के लाइंस कौन पढ़ता है? एस्ट्रोलॉजर पढ़ता है। क्या पढ़ता है? आपके लाइन में जो हिडन मीनिंग छुपा हुआ है वो अंडरस्टैंड करता है। रीड बिटवीन द लाइंस मतलब क्या है? आपके हाथ का रेखा कोई पढ़ रहा है, आपका हाथ का लाइन पढ़ रहा है। सोचो, एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, सोचो अपना हाथ दिखा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? आपके हाथ का लाइन पढ़ेगा। लाइन कैसे पढ़ेगा? आपका लाइन का जो हिडन मीनिंग है वो अंडरस्टैंड करेगा। आप एक बार अपना हाथ देखो, सब देखो हाथ। आपके हाथ में जो लाइन है उसका हिडन मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। किसको आएगा? एस्ट्रोलॉजर को आएगा। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? आपके हाथ के लाइंस को रीड करेगा। इसका मतलब क्या है? जो हिडन मीनिंग आपके लाइन में छुपा हुआ है उसको समझेगा और आपको बोलेगा। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या हो गया? अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। क्लियर? समझ में आ गया? रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या हो गया? अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। कौन करता है? एस्ट्रोलॉजर लोग करता है। क्या करता है? आपके लाइन, आपके हाथ के जो लाइन है उसके अंदर जो हिडन मीनिंग है उसको लोग पढ़ता है। कोई भूलना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि रीड बिटवीन द लाइंस, तो सीधा सोच लेना एस्ट्रोलॉजर का बात। आप हाथ दिखाते हो, एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? आपके हाथ का लाइन पढ़ता है। लाइन में क्या पढ़ता है? आपके लाइन में क्या हिडन मीनिंग छुपा हुआ है उसको वो लोग अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉक, स्टॉक एंड बैरल। लॉक, स्टॉक
एंड बैरल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्लीटली। तो इस चीज को मैं एक हट के एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, जो मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बोलना मत कि सर ये आप क्या समझा रहे हो, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो सोचो और पिक्चर को अच्छी तरह से देखो। ये किसका पिक्चर है? एक बार का पिक्चर है। ठीक है, इसमें देखो पूरा स्टॉक है, दारू का स्टॉक है, ठीक है, खाने का स्टॉक है, चेयर टेबल गाना म्यूजिक सब कुछ है। ठीक है, स्टॉक तो है। बैरल भी है, जहां पे बैरल क्या है? जहां पे पूरा दारू का स्टोरेज रहता है। दारू शॉर्ट नहीं पड़ेगा, अगर दारू शॉर्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर बैरल भी है और लॉक भी है। स्टॉक है, बैरल है, लॉक है। लॉक क्यों है? अगर ज्यादा लोग आ जाएगा ना तो लॉक कर सकता है कि और अलाउड नहीं है, लोग भरा हुआ है, मतलब इस जगह पे सब कुछ है। लॉक भी है, पूरा स्टॉक भी है एंड बैरल भी है। सोचो इस जगह पे लॉक भी है, ताकि अगर ज्यादा लोग हो जाएगा तो बंद कर सकता है कि और नहीं घुस सकते हो। स्टॉक भी है, सब कुछ का स्टॉक है कि खाने का दारू का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड बैरल भी है, अगर एक्स्ट्रा भी चाहिए तो बैरल भी है। मतलब इस जगह पे सब कुछ कंप्लीटली है। तो लॉक स्टॉक बैरल मतलब क्या है? कंप्लीटली। आई होप आपको ये थोड़ा हटके था, थोड़ा अलग सा था, समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट फिर भी समझने की कोशिश करो। लॉक स्टॉक एंड बैरल, लॉक भी है, स्टॉक भी है एंड बैरल भी है, मतलब सब कुछ है। अगर जरूरत पड़े तो लॉक भी कर सकता है, स्टॉक पूरा है तो स्टॉक भी दे सकता है, बैरल रखा हुआ है ताकि अगर लोगों को कम पड़े तो बैरल से लेके देगा। मतलब सब कुछ है, किसी का प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू प्लाउ ए लोनली फॉरो। टू प्लाउ ए लोनली फॉरो, इसका मतलब क्या होता है? टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट, किसी के हेल्प और सपोर्ट के बिना काम करना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फॉरो का मतलब क्या होता है। सब पिक्चर में देखो, सब पिक्चर को अच्छी तरह से देखो। ये जो लाइन होता है ना, जहां पे प्लांट किया जाता है, सीड प्लांट किया जाता है, फार्मिंग किया जाता है, इस लाइन को फॉरो बोलता है। ठीक है, ये जो लाइन है जहां पे पेड़ पौधे को प्लांट किया जाता है या फार्मिंग किया जाता है, इसको फॉरो बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? टू प्लाउ ए लोनली फॉरो, मतलब अकेला एक फॉरो को प्लाउ कर रहा है। अकेले एक फ्लाउ को क्या कर रहा है? अकेले एक फॉरो को प्लाउ कर रहा है, मतलब विदाउट किसी के सपोर्ट के बिना, किसी के सपोर्ट के बिना अकेला ही इस जमीन को प्लाउ कर रहा है। मतलब क्या है? टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट। अगर ये इडियम्स आ जाते हैं तो आपको ये पिक्चर याद आ जाना चाहिए। ये बंदा क्या कर रहा है? किसी के हेल्प के बिना इस फरो को अकेला क्या कर रहा है? प्लाउ कर रहा है, किसी के सपोर्ट के बिना। ये बंदा पिक्चर में देखो अच्छी तरह से, ये बंदा क्या कर रहा है? अकेला प्लाउ कर रहा है इस फारो को, इस फारो को। ठीक है, टू प्लाउ ए लोनली फॉरो मतलब क्या हो गया? टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट। ये बंदा किसी के हेल्प के बिना, किसी के सपोर्ट के बिना अकेला इस फॉरो को क्या कर रहा है? इस फॉरो को क्या कर रहा है? प्लाउ कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? टू प्लाउ ए लोनली फॉरो, देखो ना लोनली भी दे दिया है। ये सबसे कनेक्ट करो ना, जितना कनेक्ट करोगे उतना ही याद रखेगा, उतना ही याद रहेगा। किसी के सपोर्ट के बिना, किसी के हेल्प के बिना ये बंदा क्या करे? प्लाउ कर रहा है। मतलब प्लाउ क्या है? एक तरह से वर्क है, मतलब टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए डेयर डेविल। ए डेयर डेविल, इसका मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु डजंट केयर ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंसेस। जो पर्सन कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में केयर ही नहीं करता है। इसको आपको कैसे याद रखना है? एक डेयर डेविल नाम का एक वेब सीरीज आया था, एक कार्टून कैरेक्टर है डेयर डेविल। तो डेयर डेविल क्या करता था? थोड़ा इमेजिन करो, इस कैरेक्टर को इमेजिन करोगे तो तुम्हारे दिमाग में पूरा घुस जाएगा। इसका मतलब ये जो डेयर डेविल था, अच्छी तरह से पिक्चर देखो, ये अंधा था, ये अंधा था, फिर भी ये क्या करता था? दुश्मनों से लड़ता था। कान से सुन के वो बाइक चलाता था, ड्राइव करता था। जो लोगों ने ये डेयर डेविल का सीरीज देखा है या कार्टून देखा है, उनको पता है डेयर डेविल आंख से नहीं देख सकता था, फिर भी वो कान में सुन के फाइट करता था, दुश्मनों को मारता था, बुरे लोगों को खत्म करता था। इसका मतलब क्या है? ये अंधा था, फिर भी वो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में केयर ही नहीं करता था, वो लड़ता रहता था। तो डेयर डेविल क्या करता था? कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में केयर ही नहीं करता था।
डेयर डेविल अंधा था, कान से सुन के फाइट करता था, कान से सुन के बाइक चलाता था, कान से सुन के झलंग लगाता था, ठीक है। तो ये क्या करता था, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में केयर ही नहीं करता था। तो ये डेयर डेविल अगर आपको पूछता है तो आपको ये कैरेक्टर याद आ जाना चाहिए, ये कार्टूनिक कैरेक्टर। अगर आपको और भी अच्छी तरह से समझना है तो डेयर डेविल का कोई एक कार्टून का एपिसोड देख लो, कोई एक कार्टून का एपिसोड देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये अंधा इंसान कैसे लड़ता था। मतलब वो अंधा है फिर भी वो कोई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में केयर ही नहीं करता था। अब सोचो, अब आंख बंद करके 2 पैर चल सकते हो? नहीं चल पाओगे, प्रॉब्लम होगा। बट ये इंसान कान से सुन के दुश्मनों से लड़ता था, मतलब ये इंसान कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में केयर ही नहीं करता था। तो ये डेयर डेविल का मतलब क्या हो गया, ए पर्सन हु डजंट केयर ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंसेस, जो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में केयर ही नहीं करता है, उसको बोला जाता है डेयर डेविल। इस कैरेक्टर को आपको याद आ जाना चाहिए अगर आपको डेयर डेविल के बारे में पूछता है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है टूथ एंड नेल। क्या है टूथ एंड नेल? इसका मतलब क्या होता है, विथ ऑल वंस पावर, पूरा पावर के साथ, किसी का पूरा पावर के साथ। सोचो, टूथ एंड नेल इमेजिन करना जरूरी है इसमें। टूथ, दांत के बारे में सोचो, आपका सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या होता है, कोई भी इंसान का या कोई भी जानवर का भी आप बोल सकते हो, क्या होता है, दांत। शेर का पिक्चर देखो, किससे खाता है, दांत से खाता है। अगर शेर किसी को पकड़ता है, थोड़ी ना हाथ से पकड़ता है, दांत से पकड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर किसमें होता है, दांत में होता है। विथ ऑल वंस पावर, अगर आप कोई भी सख्त चीज खाते हो, किससे खाते हो, हाथ से छींटते हो क्या? नहीं, आप दांत से खाते हो। अगर कोई भी सख्त चीज है जो आप हाथ से तोड़ नहीं सकते, कोई भी पैकेट सोच लो, प्लास्टिक पैकेट सोच लो, आप हाथ से फाड़ नहीं सकते, तो क्या करते हो? आपके पास कोई कैंची वगैरह नहीं है तो आप किससे टीआर करते हो? अपने दांत से टीआर करते हो। तो सबसे ज्यादा ताकत किसमें है, दांत में। तो आप दांत से यूज करके क्या करते हो, कोई भी चीज को फाड़ते हो। जैसे कोई भी खाना किससे खाते हो, हाथ से खाते हो? नहीं, दांत से खाते हो। तो जब दांत आप यूज करते हो, क्या होता है, आपके पूरा पावर के साथ आप दांत को यूज करते हो। नेक्स्ट आते हैं नेल्स पे। नेल्स मतलब जो पेरेक होता है या स्क्रू होता है जिससे आप मतलब दीवार पे लगाते हो। मतलब नेल्स क्या होता है, लोहे का बना होता है, बहुत पावरफुल होता है। उसको आप हथौड़ा मार के दीवार में या पेड़ में या कहीं भी जगह पे लगाते हो। सोचो, जब आप नेल को लगाते हो क्या करते हो, ऐसे ही लगाते हो क्या? नहीं, पूरा पावर से हथौड़ा मारना पड़ता है नेल पे, तभी तो घुसता है ना दीवार पे या कहीं पे भी। सोचो, जितना इमेजिन करोगे उतना होगा। टूथ मैं आपको इमेजिन करा दिया, अब आते हैं नेल्स पे। टूथ तो आपको समझ में आ गया कितना सख्त होता है टूथ, दांत हमारा। नेक्स्ट है नेल्स, जो आप दीवार पे लगाते हो कोई भी चीज लगाने के लिए, मतलब टंगवाने के लिए, कुछ भी चीज। तो जो नेल होता है, आप क्या ऐसे दीवार में लगा देते हो क्या? नहीं, हथौड़ा से मारना पड़ता है। मतलब नेल का भी पावर बहुत ज्यादा है। तो टूथ एंड नेल अगर एक साथ आ जाता है, 2 सख्त चीज एक साथ आ जाता है, 2 पावरफुल चीज एक साथ आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, विथ ऑल वंस पावर, पूरा पावर लगा के नेल से। अगर नेल से आप किसी को मारते हो, सीधा उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। आप नेल्स हाथ के अंदर रख के किसी को घुसा मारते हो तो पूरा नेल्स उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। मतलब नेल्स इतना पावरफुल होता है। टूथ भी पावरफुल होता है, नेल्स भी पावरफुल होता है। तो टूथ भी पावरफुल होता है, नेल्स भी पावरफुल होता है। तो टूथ एंड नेल एक साथ आ जाता है, मतलब विथ ऑल वंस पावर, विथ ऑल वंस पावर। दिमाग में घुस गया। ये शेर का दांत देखो, किसी को पकड़ेगा तो पूरा पावर से पकड़ेगा, मतलब जब तक शिकार मर नहीं जाएगा छोड़ेगा नहीं दांत से। मतलब विथ ऑल वंस पावर। तो टूथ एंड नेल दिमाग में छप जाना चाहिए, मतलब बहुत ही सख्त चीज, विथ ऑल वंस पावर। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो गाइस, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है बाय लिप्स एंड बाउंड। बाय लिप्स एंड बाउंड। तो लिप्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है, रैपिडली। ठीक है, रैपिडली इंक्रीज होना। तो इसको कैसे याद रखना है, लिप्स मतलब क्या होता है, जंप करना। लिप्स मतलब क्या होता है, जंप करना। और बाउंड क्या होता है, ज्यादा करके। बाय लिप्स एंड बाउंड, लिप्स होता है जंप करना, बाउंड होता है ज्यादा करके। पिक्चर को अच्छी तरह से देखो, लिप्स होता है जंप करना, बाउंड होता है ज्यादा करके। मतलब पहले जो जंप लिया उससे ज्यादा जंप लेना।
अच्छी तरह से सोचो एंड इमेजिन करो, पिक्चर को देखो। लिफ्ट होता है जंप करना, बाउंड होता है ज्यादा करके। लिफ्ट होता है जंप करना, बाउंड होता है ज्यादा करके। ये मेंढक देखो, पहले लिया है लिफ्ट, अच्छी तरह से पिक्चर को देखो, अच्छी तरह से। पहले लिया है लिफ्ट, फिर लिया है बाउंड, मतलब पहले जो जंप किया था उससे ज्यादा जंप किया, और ऐसे चलता ही रहेगा। लिफ्ट एंड बाउंड मतलब पहले जो जंप किया उससे ज्यादा जंप किया, फिर जो जंप किया उससे ज्यादा जंप किया, मतलब रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। रैपिडली इंक्रीज हो रहा है मतलब स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है। तो ये लिफ्ट एंड बाउंड वाला चीज कहां पे चलता है ज्यादा? कंपनीज में चलता है। कंपनी का शेयर लिफ्ट एंड बाउंड इंक्रीज हो रहा है, कंपनीज का शेयर लिफ्ट एंड बाउंड इंक्रीज हो रहा है, या कंपनीज का प्रॉफिट लिफ्ट एंड बाउंड इंक्रीज हो रहा है। जैसे जियो का, अभी जियो कंपनी क्या चला है, रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अभी जियो का कंपटीटर कोई है ही नहीं। कुछ साल पहले टेलीकॉम का कितना सारा कंपटीटर था, जियो आके सबका मार्केट खत्म कर दिया। मतलब जियो का जो अभी कंपटीटर है ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मतलब जियो का भी जो प्रॉफिट है लिफ्ट एंड बाउंड बढ़ रहा है, मतलब पहले जो था उससे ज्यादा हो रहा है, पहले जो था उससे ज्यादा हो रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहा है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि आईटीसी कंपनी का शेयर लिफ्ट एंड बाउंड बढ़ रहा है, मतलब डेली पहले जो था उससे बढ़ रहा है। लिफ्ट मतलब एक जंप किया, बाउंड मतलब उससे ज्यादा जंप किया, फिर आया लिफ्ट जो जंप किया, उसके बाद फिर से बाउंड और ऊपर जंप किया। समझ में आ रहा है ना? लिफ्ट एंड बाउंड मतलब रैपिडली इंक्रीज करना। समझ में आ गया ना? जो हम लोग कंपनीज का ग्राफ देखते हैं ना, इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं लिफ्ट एंड बाउंड, मतलब रैपिडली इंक्रीज होना। आई होप आपके दिमाग में छप गया होगा। ये पिक्चर को आप दिमाग में घुसा लेना कि पहले देखिए लिफ्ट एक जंप लिया, फिर बाउंड ज्यादा करके जंप लिया। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज कमेंट करके बोलिए लेक्चर कैसा लगा है। प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है। एंड अगर आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 16 तक देख लेते तो अभी तक आप 160 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम सीख चुके हो, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 90% के ऊपर चांसेस है। एंड प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितना हो सके फैला दो। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा आप मेरे को भी सपोर्ट करो। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।